नमस्कार साथियों। तो आज की हमारी क्लास है यूपी पीसीएस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी, बीईओ, आरओ, एआरओ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पर की ये महत्वपूर्ण क्लास है, यानी पॉलिटी पर आज हमारी ये क्लास है। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एलटी, जैसे कि एलटी के एग्जाम हो चुके हैं प्री, है ना। यूपी जीआईसी का आने वाला है, उसमें 30-40 प्रश्न हैं, जीके जीएस वाले। जीडीसी में भी है, बीईओ, आरओ, आरओ, ये इसके बारे में तो आपको पता ही है। लेकिन मैंने जो मैटर तैयार किया है वो मैंने पीसीएस, बीईओ, आरओ, आरओ, क्योंकि यूपी यूपी पीसीएस ही तो करा था इन परीक्षाओं को, तो मैंने उसी के अनुसार इस मैटर को तैयार किया है, इस कंटेंट को तैयार किया है, क्लास को तैयार किया है मैंने। और तो साथियों, आज हम देखते हैं पॉलिटी की, मेरी ये पहली क्लास है। तो आप देखें, सोचें, समझें, तब मुझे बताएं, कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है। तो साथियों, हम करते हैं संविधान पर बात, भारतीय संविधान पर बात कि भारतीय संविधान है क्या, है ना, क्या है ये भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान जो लिखा है कि लिखित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार ही हमारे भारत की राज्य व्यवस्था यानी शासन प्रशासन जो भी कार्य करते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ही करते हैं। ये ऐसा लिखित दस्तावेज है, इसके अनुसार ही कार्य करते हैं सभी, है ना। तो हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना पे। मैं हम ज्यादा इधर उधर का न कहते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस बहुत है ना। आप समझने को समझाने को बहुत कुछ है। मेरे पास पूरी रखी है लक्ष्मीकांत की बुक, आप देखिए, है ना। लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था ये मेरे पास है। अब इसको पढ़ें या पढ़ाएं तो बहुत समय लगेगा, तो हमें पेपर के अनुसार देखिए नोट्स में, है ना। उसके बाद फिर मैंने ये हैंड नोट्स तैयार किए, मैं आपके पास हैंड नोट से ही पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। तो देखते हैं, प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। सीधे आते हैं हम, सीधी बात नो बकवास करते हुए हम क्लास पे चलते हैं कि प्रस्तावना। अब आते हैं प्रस्तावना, ये आपके आगे भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु है। हालांकि ये और ये भी हमारा आयोग ही करा रहा है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही एग्जाम करा रहा है। तो मैंने उसी के अनुसार इसको तैयार किया है। देखो ये मेरे सारे हैंड नोट्स हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, हम पहले पेज पे से पढ़ते हैं। मैंने ऊपर लिख ही दिया है सब कुछ। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के स्रोत, यानी प्रस्तावना को कहाँ से, कैसे, क्यों लिया गया, है ना, ये हम चीज देखते हैं। प्रस्तावना के स्रोत। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया हमने, यानी जिन्होंने ये संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जब ये संविधान लिखा तो ये कहाँ से विचार लिए। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। क्योंकि हमें ये पता होता है कि प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से लिया है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है वो कहाँ से ली गई, वो लिए ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का स्वरूप क्या है ना। प्रस्तावना का स्वरूप यानी क्या हम इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ अदल बदल कर सकते हैं, है ना। यानी जो लिखा है उस समय उस समय जो लिख दिया गया इसमें प्रस्तावना में, क्या हम उसमें अदल बदल कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये अपरिवर्तनीय है ना, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय कहाँ से लिए, रूस से लिए। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। भी आगे बढ़ाते इसको। प्रस्तावना विचार लिया अमेरिका से, भाषा ली ऑस्ट्रेलिया से, विधिक स्वरूप कैसा है, अपरिवर्तनीय है। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय कहाँ से लिया, रूस से लिए। अब है इसमें कि प्रस्तावना, अब एक केस आता है बेरुवारी केस आता है 1960 में। तो उसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी असंशोधनीय है ना। हम इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानेंगे, वो अनसंशोधनीय है ये, यानी इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुवारी केस 1960 में ये आता है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1917 में आता, 1973 में आता है। केशवानंद भारतीय केस
ये 1973 में ये केस आता है। उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। हमको ये याद रखने दोनों। मैंने जो भी मैंने पूरे ये अपने जो नोट्स बनाए ना, इसमें कोई भी मैंने इधर उधर की बातें ना लिखते हुए सीधे सीधे पॉइंट पे चर्चा की है ना, पेपर के अनुसार। मैं चाहती तो इसकी मतलब कहते हैं ना पूरा एक दो पेज आपको ऐसे समझाती बताती, वो चीज नहीं, मैंने पेपर के अनुसार, क्योंकि इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, इसीलिए। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। वो संशोधनीय है, ये किसमें कहा, कौन से केस में कहा गया था, केशवानंद भारतीय केस 1973, है ना। संशोधन यानी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो इसी को लेकर के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। कब किया गया, पहली बार संशोधन कब हुआ, 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब ये पूछ लिया जाए आपको कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए, या किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, किस संशोधन के तहत जुड़ गए, है ना। तो हम कहे 42वां संविधान संशोधन 1976 को प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। अब चलते हैं आगे। प्रस्तावना में भारत मतलब संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना में हमारे संविधान जो आगे है, प्रस्तावना से जो आगे है, उसकी प्रकृति क्या है। तो उसमें क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी प्रकृति प्रस्तावना में संविधान की प्रकृति है। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या बताया है, क्योंकि सारा मैटर जो प्रस्तावना के अलावा जितने पेज हैं, सब कुछ उस पहले पेज में दे दिया गया कि किस तरीके से आगे के पेजों में क्या वर्णन है, किस किस तरीके से समाज हमारा चलेगा, कैसे कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी, किस किस व्यवस्थाओं को किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा, ये सब पहले पेज में ही उन्होंने लिख दिया। तो प्रस्तावना में संविधान की प्रकृति क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनका ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली ऐसी होती है हम समझ नहीं पाते, उनको मैंने बताऊंगी मैं आगे। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत किसे बताया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से ये शुरुआत की गई, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आते प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य क्या रखा, है ना, क्या उद्देश्य है इसका। तो हमें ये नंबर याद रखना, 35-21। 35-21 याद रखना कि न्याय कितने प्रकार के पूछा, संविधान में न्याय कितने प्रकार के मिले हैं। तो संविधान में न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता कितने प्रकार की, समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। उसके बाद में आता है बंधुत्व। बंधुत्व कितने, 1 प्रकार का, यानी अखंडता, यानी जो एकता है ना, उसको बंधुत्व में रखा, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। अब आते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद, कौन सा समाजवाद की चर्चा की, कार्ल मार्क्स वाले समाजवाद की या गांधी नेहरू के समाजवाद की, है ना। तो ये चीज देखते हैं। तो समाजवाद गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्रात्मक होता है कि जहां अंतिम शक्ति जनता में रहते हो, है ना, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, तभी तो कहा है कि हम भारत के लोग। तो और लोकतंत्रात्मक कितने प्रकार से कितने प्रकार से होता है, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों में, मतलब छोटे राष्ट्रों में, छोटे देशों में होता है, लेकिन हमारा भारत देश बड़ा है, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जिसका अपना कोई राजनीतिक धर्म नहीं होता, राजकीय धर्म नहीं होता, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, उसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष। यानी तुम जिस भगवान को, जिस धर्म को मानते हो, तुम्हारा भी स्वीकार है। तुम जिस धर्म को, जिस भगवान को मानते हो, तुम्हारा भी स्वीकार है। राज्य किसी के प्रति, राज्य यानी राष्ट्र, राज्य या राष्ट्र किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा कि तुम इसको मत मानो, इसको मानो, इसको मत मानो, इसको मानो। वो इसीलिए कहते हैं निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है, लेकिन हम इसके ना, हम दोनों का समान भाव से आदर करते हैं। तो राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य बोले तो यहाँ पर राष्ट्र के लिए कहा है, यानी देश के लिए कहा है।
अब आते हैं हम गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? क्योंकि हमें ये शब्दावली समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब तक इन शब्दावलियों से परिचित नहीं होते तब तक हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो हमें इसका इनका मीन्स मालूम होना चाहिए, इनका अर्थ मालूम होना चाहिए कि गणराज्य किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है ना? तो ये हमको आना चाहिए। तो देखते हैं गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? कि जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं, है ना? पहले जैसे राजा महाराजा चले आते थे, है कि उस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना? उसको कहते हैं वंशानुगत। तो गणराज्य में ये नहीं होता। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सभी निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, पीएम सीएम जो भी है, चुनाव होता है उनका, निर्वाचित किए जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से सही या अप्रत्यक्ष रूप से सही। तो गणराज्य का मतलब होता है ये। उसके बाद में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? कि ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। यानी आप मान लीजिए ये मेरा घर, मेरे घर के मेरे पिताजी मुखिया हैं, तो मेरे पिताजी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना हम मुखिया के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने घर के निर्णय स्वयं ले, है ना? कि मुझे घर में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, घर में क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, या मैंने मेरे घर से मुझे अपने घर का संबंध किस और दूसरे घर से रखना है या नहीं रखना है। इसी तरीके से आंतरिक यानी घर के अंदर के मामले, बाह्य यानी देश से दूसरे देश का निर्णय लेना, यानी किसी देश से संधि हो रही है ना? ये सब होते हैं थे बाहर निर्णय। तो ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, तो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आते हैं हम संविधान और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। 4-5 कथन महत्वपूर्ण है जो अक्सर पेपरों में घूमते रहते हैं, तो हमें ये रट लेने हैं। आप ये समझो, रट के अपने दिमाग में कोई की पॉइंट रखो, उससे हमें याद आ जाता है। समझ रहे हो? तो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? एक मिनट साथियों, एक मिनट। हाँ साथियों, तो किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? ये किसने कहा? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ चलो मैं लिखा है वैसे, आगे आगे देख लेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। उसके बाद में प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? डॉक्टर के एम मुंशी ने कहा। अब यहाँ देखें हम नोट में, मैंने यहाँ नोट में दिया है, एक मिनट, मैंने यहाँ नोट में दिया है कि अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है ना? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है, लेकिन प्रस्तावना को किसने आत्मा माना है? डॉक्टर भार्गव दास ठाकुर ने। डॉक्टर ठाकुर, सॉरी एक मिनट, कंफ्यूज हो जाती है इस नाम में, ठाकुर पहले है कि भार्गव पहले है। एक मिनट, हाँ यहाँ है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने कहा? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा। और प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा।
प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा। और अनुच्छेद 23 को, क्या हो रहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बाबा साहेब ने कहा। अब चलते हैं आगे। प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में, प्रस्तावना का कहीं और भी उल्लेख किया गया है? कहाँ किया गया है साहब? कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ किया गया? कहाँ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में किया गया है। मूल अधिकारों में किया गया है अनुच्छेद 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को लेकर के किया गया है। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? तो प्रस्तावना में संशोधन केवल, प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 की प्रक्रिया से संभव होता है, साधारण बहुमत से नहीं। ठीक है, साधारण बहुमत से नहीं होता। संशोधन प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी जब हम संशोधन करेंगे तो उसके आधारभूत ढांचे को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। ये केशवानंद भारती केशवानंद केस में आया था 1973 में कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद में अब ये हो जाता है हमारा प्रस्तावना यहाँ कथन। हालांकि मेरे पढ़ाने में थोड़ी मेरी भाषा शैली अदल बदल हो रही होगी, बट इतना मुझे पता है कि प्रस्तावना से अब प्रश्न आपसे कहीं से पूछ ले, संशोधन कब हुआ, कौन कौन से कथन है इसके बारे में, संशोधन किस प्रक्रिया के तहत हो सकता है ना, और शब्दावली के बारे में आपको बताया, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, बंधुता है, समता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कहीं से पूछ लिया आपको कहीं से पूछ ले, आप अगर आपने सही से क्लास ले ली तो आप प्रस्तावना से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। अब आते साथ ही अनुसूचियां, मैंने दूसरा पार्ट रखा है इसका, अनुसूचियां प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। कौन कौन सी जोड़ी गई वो हम देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इस तरीके से हमारी अनुसूचियां कितनी हो गई? 12, है ना। क्यों पहले कितनी थी? पहले अनुसूची कितनी थी बताओ? पहले अनुसूची थी 8, अब कितनी है? 12। आपको बता दें। अब चलते हैं आगे, अनुसूचियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद में ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके आगे की क्लास में आपको फिर दूंगी, वो बड़ी क्लास भेजी जाएगी आपके पास। अनुसूचियां, प्रथम अनुसूची में क्या है चर्चा करते हैं इस पे। प्रथम अनुसूची में क्या है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारी है ना, किस किस तरीके से कौन कौन किस किस पद पे बैठे रहेगा वो इसमें दिया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। यहाँ सॉरी मैंने यहाँ लिखना दिमाग से निकल गया, एक मिनट, यहाँ वेतन है, वेतन। द्वितीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। तृतीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ। अच्छा, कुछ अपवाद है इसमें कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो शपथ तृतीय अनुसूची के तहत नहीं लेते। वो कौन कौन है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत ये शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत ये शपथ लेते हैं, राज्यपाल 159 अनुच्छेद के तहत ये शपथ लेते हैं। हम इनको याद रखना, ये आते हैं अनुसूचियों में से, जब भी पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे। और 5वीं 6वीं अनुसूची पूछी जाती है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ये अधिकतर पूछी जाती है। अब चलो आगे चलते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में याद रखना है। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC/ST क्षेत्रों का शासन प्रशासन नियंत्रण। और किन राज्यों को छोड़ करके? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके SC/ST क्षेत्रों का शासन प्रशासन नियंत्रण
5वीं अनुसूची के तहत होता है। अब आते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में एक दिया गया, छठी अनुसूची में क्या विशेष है कि असम, जैसे कि 5वीं में इनको निकाल दिया ना, तो इन्होंने अलग अनुसूची बनाई है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यानी AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हमको याद रखनी है। जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, हमको याद रखना है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत है, तो 7वीं अनुसूची के तहत है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से शक्ति किसके अंतर्गत रखी गई है। तो देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन अगर विवाद की स्थिति होती है तो संसद के कानून को मान्यता दी जाएगी। अब इसके बाद में आते हैं हम, एक मिनट, अब आते हैं कि संघ के लिए सूची हो गई, राज्य के लिए हो गई, समवर्ती हो गई, लेकिन अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, वो किस अनुच्छेद के तहत, 248 के तहत। आगे महत्वपूर्ण विषय, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में क्या क्या रखा गया है, ये पूछ लिया जाता है। तो संघ सूची में क्या है, रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक, बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैशेषिक मामले, रेलवे, ये आ जाते हैं हमारे संघ सूची के विषय हैं। अब राज्य सूची के विषय देखते हैं। राज्य सूची के विषय हैं स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, कारागार, पुलिस, रेलवे पुलिस, ये आ गए हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं, तो विवाह, विवाह विच्छेद यानी विवाह होना, तलाक होना, विवाह विच्छेद का मतलब है, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दंड प्रक्रिया, ये आ जाते हैं हमारे समवर्ती सूची में। अब आते हैं हम, एक संशोधन होता है 42वें संविधान संशोधन 1976, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला जाता है, क्योंकि इस पे दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं, राज्य भी और संघ भी, है ना। तो इसमें कौन कौन से थे, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों और न्याय का प्रशासन, ये हमारे 5 विषय थे जो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में रख दिए गए। उसके बाद आते हैं हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या था, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से, कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं, तो इसका मतलब संशोधन किया गया है। संशोधन किस प्रकार से हुआ वो हम देखते हैं कि संशोधन किस प्रकार से होता है कि 15वीं भाषा जोड़, क्योंकि 14 थी, 15वीं जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1976 में, सॉरी 21वें संविधान संशोधन 1967 में। 16, 17, 18वीं भाषा 71वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई। कौन कौन सी थी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। उसके बाद में आती है हमारी 19, 20, 21, 22, 20 भाषा कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। कब जोड़ी गई, 2003 में तो ये जोड़ी गई, लेकिन 2004 में इसको लागू किया गया, इसीलिए इस डेट को हमें याद रखना है, 2003। अगर ये पूछता है कि लागू कब से किया गया, तो 2004, जोड़ी कब गई, 2003, हमको ये याद रखना है। अब आते साथ ही 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। इसमें क्या था, इसमें यह कहा गया था कि अगर 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून बने भूमि सुधार, उनको वो मान्य नहीं होंगे, उस पे कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 19 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी सुधार किए जाएंगे, वो केशवानंद वो न्यायिक परीक्षण के संरक्षण में हो सकता है उसका काम, ठीक है। और ये किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती 1973 के मामले में कहा गया था।
अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संबंधित है आपकी दल बदल से, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है पंचायत से। पंचायत में को 19 विषय सौंपे गए। ये पूछा है प्रश्न कि पंचायत को कितने विषय सौंपे गए, तो 19 विषय। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है, इसमें इसको कितने विषय मिले, 18। तो साथियों आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने मैटर अच्छा दिया, मेरी शब्दावली थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही है, मैं समझ रही, भाषा शैली में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। लेकिन मैंने मैटर आपको सब कुछ अच्छा दिया है, 1% भी आप इसमें गलत नहीं ठहरा सकते। किसी भी चीज को मैंने ऑथेंटिक चीज दी, ऑथेंटिक बुक से पढ़ करके ये नोट्स तैयार किए। मेरे पास बुक है, आप देख सकते हैं। मैं कहीं छोटी मोटी इधर उधर की किताबों से ना पढ़ करके ऑथेंटिक बुक से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये कितनी क्लास अच्छी लगेगी। और कुछ माइनस प्लस की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, मुझे हिम्मत दे सकते हैं, है ना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आगे भी क्लास मिलेगी इस पे, हो सके लंबी क्लास हो जाए या फिर 2 क्लास में दे दो इसको मैटर को, लेकिन मैं क्लास लेके आऊंगी। पॉलिटी की मेरी नोट्स तैयार कर रही हूँ, मैं हैंड नोट्स बना रही हूँ। मेरे पास वैसा मैटर है, बट मैं सोच रही हूँ इसके अनुसार जो मैं इसमें डालती हूँ तो उसके अनुसार मैं ये नोट्स तैयार कर रही हूँ। देखो, देखिए आप, है ना, ये मैं खुद से तैयार कर रही हूँ नोट्सों को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा आप मेरे साथ दें, तो ये चीजें बढ़ती रहें आगे। जब तक आप सबका साथ नहीं मिलेगा तो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं करूंगी। आप साथ दो या ना दो, लेकिन मैं करूंगी। लेकिन मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप क्लास को जरूर देखोगे एक बार, है ना। ठीक है साथियों, तो बताना आपको कैसी लगेगी क्लास। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।